आज का टॉपिक रहेगा हमारा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से काम हो इसमें होता है और इसको आप अपने इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका बेसिक चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं म्यूचुअल फंड। व्हाट इज़ अ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, आप या तो आप सेविंग करते हैं, आपके पास अगर बिजनेस है, आपकी जॉब है या फिर किसी भी तरीके का आपके अर्निंग का सोर्स है तो आप उसको सेविंग्स करते हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस सेविंग का कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट क्यों होना चाहिए, इसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए। ठीक है, तो बिना अपनी इन्वेस्टमेंट को एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या हो सकता है और क्या है जिसके कारण आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका गोल क्या हो सकता है। देखिए, किसी का जो गोल होता है वो अपने बच्चे और बेटे बेटियों का मैरिज का उनका गोल रहता है कि शादी में उनको एक लमसम फंड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बिफोर उस टाइम के आने से पहले हम धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट करते चलें, जो उस समय के आने के बाद वो एक लमसम अच्छा सा अमाउंट हो जाएगा जिससे हमारे बच्चों का शादी अच्छे से हो पाएगा। ये एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है। दूसरा फाइनेंशियल गोल ये हो सकता है कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, बट एक टाइम पीरियड के बाद 12th या फिर कॉलेज में जाने के बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब आपको लमसम और अच्छे फंड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपका बच्चे का एजुकेशन होने के साथ साथ अच्छे फील्ड में अपना हायर एजुकेशन ले सके। ठीक है, या वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, तो इस तरीके के प्रोफेशनल एजुकेशन करने में काफ़ी पैसे लगते हैं। तो उस पैसे को मैनेज करने के लिए भी आपको पहले से ही, काफ़ी पहले से, जब वो 5th क्लास में हो या फिर क्लास 1 से हो, आप अपनी टाइम होराइजन सेट करके आप वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल गोल डिसाइड करके आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको उस समय जब आपको फ़ंड की ज़रूरत हो तो आपको फाइनेंशियली साउंड होने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, बात करें और क्या हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल गोल। एक तो आप अगर जॉब में हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब आप रिटायरमेंट होना चाहेंगे, जब आपकी सर्विस नहीं रहेगी और आप बिजनेस में भी इस बिजनेस से भी आप बाहर आना चाहेंगे और अपने रिटायरमेंट प्लान करेंगे कि अपनी लाइफ स्टाइल ज़्यादा हैम्पर ना हो। इसलिए भी इंसान को एक जो गोल है, फाइनेंशियल गोल है, वो पहले से डिसाइड करना होता है कि रिटायरमेंट के बाद जब मुझे कोई इनकम की सोर्स नहीं चाहिए रहेगी तब मेरे को कितना फ़ंड की ज़रूरत होगी, वो आपको पहले से डिसाइड करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपका शॉर्ट टर्म में आपको कोई व्हीकल आपको परचेस करना है, वो एक फाइनेंशियल गोल हो सकती है। आपको कार लेना है, बाइक लेना है या बड़ी गाड़ी लेनी है, तो वो एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपको अपने घर को रिनोवेशन करा रहे हैं या फिर आपको कोई घर लेना है या कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसके लिए भी आपको बहुत पहले से प्लान करके इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करते रहना होता है, जिसके कारण एक समय ऐसा आएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा अमाउंट और काफ़ी बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उसका आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन प्रॉपर्टी को परचेस करने में। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई बहुत बड़ी वेकेशन प्लान की हुई है कि मैं 5 साल में मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा या फिर फॉरेन टूर में जाऊंगा या फिर किसी भी तरीके का मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए एक बड़ा सा वेकेशन प्लान किया हुआ है बहुत पहले से, तो उसके लिए भी आपको फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपको पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखनी होगी। ठीक है, और सबसे जो नॉर्मल चीज़ है, जब आपको कोई नया बिजनेस चालू करना होता है तो आपको इनिशियल फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। वो इनिशियल फ़ंड भी आपको ऑल ऑफ सडन अवेलेबल नहीं होती है, वो आपको
वो उस फंड को आपको पहले से ही सेव करके रखना पड़ता है, और उस फंड का एप्रिसिएशन हो, टाइम के साथ एप्रिसिएशन हो, इसलिए उसको सही जगह इन्वेस्ट करके उस फंड का एप्रिसिएशन और उसका फंड को बढ़ा के रखना ज़रूरी होता है, ताकि आपको जब बिजनेस करना हुआ तो उस फंड को ईजिली आपके पास अवेलेबल हो सके। तो ये जितने भी फाइनेंशियल गोल है, इसको पूरा करने के लिए आपको टाइम होराइजन की ज़रूरत पड़ती है। किसी को चाहिए वन ईयर की, किसी को 10 साल की टाइम होराइजन की ज़रूरत है, इवन आपको 15 साल की भी टाइम होराइजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको डे 1 से आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करके रखना चाहिए कि मेरे बच्चा 15 साल के बाद इसको मेरे को अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मैं शुरू से ही छोटा छोटा मैं इन्वेस्टमेंट करता चलूँ, ताकि उस 15 साल के बाद मुझे वो फंड काफ़ी बड़ा मिल सके। ठीक है, अलावा इसके जो है आपका टाइम होराइजन आपका फिक्स है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपने ऐसी जगह किया है जो आपका इन्फ्लेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, जैसे कि आपने अपना फंड को, अपनी सेविंग्स को सेविंग अकाउंट में डाल के रखा हुआ है, वो किसी वैल्यू का नहीं रह जाएगा 15 साल या 20 साल के बाद आप जब आपको फंड चाहिए रहेगा उतना। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है 2.5, ठीक है, सेविंग अकाउंट में 2.5 का इंटरेस्ट रेट है, और इन्फ्लेशन रेट अभी चल रहा है 7-8 के आसपास। तो आप मुझे बताइए 15 साल के बाद जो फंड आपके पास रहेगा टैक्सेशन वगैरह देने के बाद, वो उस इन्फ्लेशन को मैच कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, इवन उसका डिप्रिशिएशन हो जाएगा आपका फंड का। तो सेविंग अकाउंट में फ़ंड को रखना एक कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, अगर आप फिक्स्ड एफडी में भी डालते हैं तब भी उस इन्फ्लेशन को मैच नहीं करता है। मींस जो आपने पैसा डाला हुआ है विदाउट एप्रिसिएशन को जितना डाला हुआ है उतना ही आपका फ़ंड आपके अकाउंट में बना रहेगा। उसके लिए भी आपका फ़ंड जो है एक लंबे समय तक के लिए लॉक इन पीरियड में रहेगा। ठीक है, आप उसको निकाल नहीं सकते। उसके बाद आपको हर साल का जो आपका फंड में जो एप्रिसिएशन होता है, उस एप्रिसिएशन रिटर्न पे आपको टैक्स देना रहता है। तो एक तरह से आपको एफडी का जो है इन्फ्लेशन के साथ मैच तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें एप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये हम आगे में बात में समझेंगे, आगे की बातों में समझेंगे। अलावा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करना इसलिए नहीं कर सकते कि हमको पैसा बनाना, आपको इसलिए करना है कि आपका जो फाइनेंशियल गोल क्या है और उसके लिए टाइम होराइजन कितना चाहिए, ये आपका डिसाइड रहेगा। तो आप अपनी जो सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बहुत सारी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जिसका टाइम होराइजन के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। आप सीधे किसी भी चीज़ को किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको चाहिए अगर 15% का रिटर्न चाहिए तो आप सिंपली 5% के रिटर्न पे डेब्ट फंड में डाल के आप काम नहीं कर सकते, आपको वो एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, और जब आपको फंड की ज़रूरत रहेगी वो शॉर्ट पड़ने वाला है, डेफिनेटली शॉर्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल गोल और इन्वेस्टमेंट का क्या संबंध है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल गोल डिसाइड करिए, आपका फाइनेंशियल गोल किस मकसद के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो डिसाइड करिए, उसमें कितना समय लगने वाला है, वो टाइम होराइजन कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कितने % का रिटर्न ईयरली चाहिए वो आपको पहले डिसाइड करना होता है। फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट में करना होता है जो आपकी उस रिटर्न के परसेंटेज को मैच कर सके। ठीक है, अगर आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है कम है तो आप सेफली किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं जिसमें रिस्क कम है, लेकिन आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम बाद के वीडियो में या फिर एंड में इसको डिस्कस करेंगे। अभी ये पहला वीडियो है तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज़ फाइनेंशियल गोल, राइट। दूसरी चीज़ होती है क्या फैक्टर होता है जो इवोल्यूएट करता है आपके इन्वेस्टमेंट को। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ आपकी सेविंग्स है।
आपकी सेविंग्स को एप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट में तो उसमें एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से वो आपका जो है डिप्रिसिएशन हो जाएगा एक टाइम पीरियड के बाद। तो उसको आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट में डालना है जिसमें कुछ फैक्टर्स उसको इवैल्यूएट कर सके, जैसे कि उसकी सेफ्टी रहनी चाहिए। मींस आप जहाँ पे भी अपने फंड को, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना सेफ है, ठीक है, वो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपको डालना है। दूसरा, लिक्विडिटी। देखिए, आप अपना सेविंग्स को इन्वेस्ट तो कर लिए, लेकिन आपको कभी भी उस बिफोर टाइम भी आपको उस फंड की, उस कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। घर में बीमार हो सकता है कोई, घर किसी और पर्पस के लिए आपको इमीडिएट मतलब आपको फंड निकालना की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको ईजिली फंड को अवेलेबल कराने में आसानी दे, ठीक है, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो ऐसा आपने सीधा घर में, आपने किसी रियल एस्टेट में, आपने कोई ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपको उसको अगर कल या फिर 2 दिन में, 3 दिन में, 5 हफ्ते भर में आपको फंड चाहिए, तो ये आसान नहीं होगा आपके लिए कि उसको आप अवेलेबल करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए उस तरह का क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। फिर अगर वो ज़मीन पसंद आ गई तब वो उसको रजिस्ट्री होगी, तो ऐसे प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय लगता है, और उस चक्कर में लिक्विडिटी भी, अगर अगर भाव जो है कम है तो आप भी बेचना नहीं चाहेंगे, तो इस तरह की लिक्विडिटी फंसती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालिए जो आपको फंड को इजीली अवेलेबल करा सके, ठीक है। रिटर्न आप जो भी कैपिटल डाल रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका रिटर्न आपके फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ, मुझे अगर लग रहा है कि 5 साल के बाद मुझे ये 5 साल के बाद मेरे को 200 रुपये चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरे को ऐसा रिटर्न परसेंटेज ऑफ रिटर्न चाहिए जो करीब 15% के आसपास होगा, ठीक है। तब जाके मेरा जो है 5 साल के बाद वो डबल हो जाएगा, या फिर 13-14% के आसपास रिटर्न होगा तो मेरा डबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में मुझे डालना पड़ेगा। मैं अगर अपना इन्वेस्टमेंट अगर 5 साल के लिए अगर मैं डालता हूँ जिसका रिटर्न सिर्फ 5% है, तो मेरा गोल वो पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। जो मेरी कैपिटल ट्वाइस होनी है, वो कैपिटल ट्वाइस नहीं होने वाली 5 साल में। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसमें मेरे को थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा और मैं उसमें डालूंगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी है कि वो डबल मतलब ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न डिसाइडेड रहेगा अकॉर्डिंग टू आपके फाइनेंशियल गोल के। कन्वीनियंस, देखिए कन्वीनियंस मीन्स आपको अगर लैंड खरीदना है तो एक मुश्त आपको 10-20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा बड़ा लैंड है या घर है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा फंड चाहिए, ठीक है। वो आपके लिए अनकन्वीनियंट भी हो सकता है। लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट मार्केट में है जैसे कि इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पे आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लिमिटेशन नहीं है कि आपको 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ रुपए चाहिए, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप स्टार्ट एक छोटे फंड, छोटे कैपिटल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कन्वीनियंस रहता है, कभी भी आप डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, जो इनकम आ रही है उसमें टैक्सेबिलिटी डिडक्ट होने के बाद जो आपको बचता है वो भी सुविधाजनक होनी चाहिए। मीन्स मतलब जो इनकम हो रही है आफ्टर टैक्स, वो आपको मतलब आपके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए कि भाई मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है। टिक साइज़ 100 रुपये आपका, ऐसा मतलब जो आपकी खरीदी है वो साइज़ भी आपकी छोटी होनी चाहिए कि 100 रुपये में भी खरीदी हो सके या फिर आपके 1 लाख में भी खरीदी हो सके। वो टिक साइज़ है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने फंड से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। टैक्स डिडक्शन आसान होना चाहिए ऑब्वियसली। देखिए डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स होते हैं, जिसमें एक रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में आपको कमर्शियल रियल एस्टेट शॉप्स खरीदने हैं, लैंड खरीदने हैं, घर खरीदने हैं, वो रियल एस्टेट में आते हैं। इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है और आपका लिक्विडेशन बहुत कम होती है, ठीक है।
लेकिन एप्रिसिएशन फंड का, आपका कैपिटल का एप्रिसिएशन अच्छा होता है। कमोडिटीज़ वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका जो या तो आप इंटेंजिबल कमोडिटी में इन्वेस्ट करिए या फिजिकल कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने गोल्ड फिजिकल ख़रीदा तो वो एक कमोडिटी हो, सिल्वर ख़रीदा वो डायमंड ख़रीदा वो कमोडिटी हुआ। ये आप लॉकर में रख सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है। अलावा इसके इंटेंजिबल होता है, मीन्स आप उसके फंड में डाल सकते हैं, ठीक है। कमोडिटी डीमेट अकाउंट में भी आप, वहाँ पे भी आप परचेस कर सकते हैं, फ्यूचर परचेस कर सकते हैं, उसका ETF परचेस कर सकते हैं सिल्वर गोल्ड का। तो इस तरीके के इवन आप एग्रीकल्चर की कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसका ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है और उसके लिए आपको लॉट साइज़ का पूरा कैपिटल उसको इंगेज करना पड़ता है, वो भी एक इनकन्वीनियंस वाली बात हो जाती है। फिक्स्ड इनकम, देखिए फिक्स्ड इनकम में ऐसा है कि आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम FD बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे आप डालते हैं तो वो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो पहले से बता दिया जाएगा भाई। जैसे 7.2% का अभी FD का मोस्टली बैंक्स में चल रहा है। आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपने FD करके 10 लाख रुपए डाल दिया, तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए वो लॉक इन हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख आपने डाला, बैंक ने आपको ऑफर दिया कि 10 साल के बाद वो डबल हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए दैट वुड बी अराउंड 7.2% का इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए, तभी आपका 10 साल के बाद कैपिटल ट्वाइस होगा, ठीक है। ये सेफ भी है, सेफ बहुत सेफ है। इसमें बस यही है कि कैपिटल का जो आपका साल का इंगेज जो इंटरेस्ट जो आप एप्रिसिएशन होता है उस कैपिटल पे, उस रिटर्न पे आपको टैक्स देना होता है। इक्विटी जो है आपके डीमेट अकाउंट में आप उसको खरीद के उसको आप डीमेट अकाउंट में खरीद सकते हैं, ठीक है। और उसके एप्रिसिएशन, उसके प्राइस के एप्रिसिएशन के साथ ही आपका कैपिटल भी एप्रिशिएट होता है, ठीक है, ऐसा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क होते हैं ये हम समझ लेते हैं, क्योंकि आपको सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एडवाइज़र हैं आपको बेनिफिट बताएंगे लेकिन रिस्क नहीं बताएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी देखना समझना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला रिस्क होता है इन्फ्लेशन का रिस्क। मैंने पहले ही बताया, आपका कैपिटल ऐसी जगह लगा हुआ है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% है या फिर 6% है या 5% है, और इन्फ्लेशन का रेट 7% 8% है, तो कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो उससे ज़्यादा चल रहा है। इवन आप FD में भी डालते हैं, जस्ट इमेजिन कि FD में आपने डाला हुआ है, वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2 7.5 इसके आसपास मिल रहा है, ठीक है। सेफ भी है, माना सेफ भी है, आपको एक टाइम होराइजन के लिए आपको लॉक इन पीरियड भी मिला हुआ है। आप उसको लिक्विडेट करेंगे तो आपको फाइन पेनल्टी लग सकती है, बट आपने उसको FD किया हुआ, सुरक्षित है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि ये 10 साल में मेरा डबल हो जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्फ्लेशन का रेट 7% से ऊपर होने पर आपका जो कैपिटल है जिस स्थिति में पड़ा था 10 साल के बाद भी उसी स्थिति में मिला आपको, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट 7% है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटल का वो भी 7% है, तो एप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है, एज इट इज़ पड़ा हुआ है, जो एक तरह से कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। बात करें लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी रिस्क जो है, देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसकी लिक्विडिटी थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में भी जैसे कि रियल एस्टेट का लिक्विडिटी की बात किया, इवन गोल्ड को भी आपको मार्केट में जाके आपको जो आपके मतलब गोल्ड को भी आपको मार्केट में जाके आपको सेल करके आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी प्राइस 19-20 होते रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका और दूसरा कोई प्रॉपर्टी है
ज़मीन है उसको आपको बेचने में काफ़ी समय लग सकता है। तो लिक्विडिटी एक रिस्क होती है, आपको वो एप्रिसिएशन मिला नहीं मिला, आपका रेट मिला नहीं मिला, ये एक रिस्क होता है। ठीक है, आपने लैंड खरीदा 10 लाख का और रियल एस्टेट में जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया, तो उसमें आपको वो प्राइस आपको नहीं मिलती है, या फिर एक टाइम लिमिट के बाद पता चला आपका जो प्राइस है वो गिर गया। गोल्ड आपने खरीदा और प्राइस जो है गिर गया, तो उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो लिक्विडिटी का एक प्रॉब्लम है इस तरीके से। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क का क्या होता है? क्रेडिट रिस्क देखिए, आपने क्रेडिट रिस्क में आपने पैसे दिए, उस पैसे को रिटर्न करने की पावर है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। ठीक है, जैसे मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, तो बॉन्ड खरीदा मीन्स मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे बॉन्ड दिया, 5 साल का बॉन्ड है सपोज, लेकिन उस कंपनी का 5 साल के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई कि रीपे करने की सिचुएशन में नहीं है, तो एक क्रेडिट रिस्क हो, उस कंपनी का क्रेडिट जो है खतरे में है। इस खतरे को डिफाइन करती है क्रेडिट रेटिंग देने वाली कंपनियां, जैसे क्रिसिल हो गया, आइक्रा हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, 4-5 है, मीन्स जो 4-5 है, केयर कंपनी हो गया, ये कंपनियां क्या है, क्रेडिट रेटिंग देती है किसी भी कंपनी को। तो जिनका सबसे ज़्यादा अच्छा रेटिंग होता है, उस कंपनी के डेप्ट फंड या फिर उस कंपनी के सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें जैसे कि मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क। हम जैसे कि इक्विटी की बात करें, शेयर्स की बात करें, किसी भी कंपनी का जो है अगर डिमांड होता है शेयर्स का तो वो उसका प्राइस बढ़ता है, अगर वो डिमांड घटता है तो उसका प्राइस डिक्रीज़ होता है। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, प्राइस का ऊपर और नीचे जाना, उसी को बोलते हैं मार्केट रिस्क या फिर प्राइस रिस्क। शेयर का प्राइस आपने ऊपर में ख़रीदा है, प्राइस नीचे आ गया तो ऑब्वियसली आपको नुकसान हुआ, इसी रिस्क को के बारे में बोला गया। ठीक उसी तरह मार्केट में कोई अपने इंडेक्स फंड में आपने बाई किया हुआ है और इंडेक्स नीचे आ गया तो आपको नुकसान हो गया, इस रिस्क की बात किया। इंटरेस्ट रेट, रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट, अगर देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमारे कैपिटल के लिए दिक्कत हो जाती है। और इंटरेस्ट रेट, अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, कैपिटल आपने किया हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज हो जाता है तो आपका कैपिटल भी डिप्रिशिएट होता है। ठीक है, बस इतना ही है यहाँ पे, रिस्क इतने ही है। इन्फ्लेशन रिस्क होता है, लिक्विडिटी का एक प्रॉब्लम रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होती है, और मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क ये होता है, और इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्लासिफाइड अंडर द डिफरेंट एसेट कैटेगरीज। किस किस कैटेगरीज में क्या क्या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मतलब इन ग्लोबल, नॉट ग्लोबल, चलो हम इंडियन सिनारियो में बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने प्रकार के, कितने टाइप के आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किन किन सेक्टर्स में मिल सकती है, किस कैटेगरी में आपको मिल सकती है, उसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो देखिए आपके पास सेविंग्स है, आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना है आपके फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, तो आप कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, इक्विटी क्या होता है? किसी भी कंपनीज का जो ओनरशिप होता है उसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको शेयर्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे रिलायंस का शेयर, जितनी बड़ी कंपनी है, जितने मार्केट कैपिटल की कंपनी है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया गया। तो जितने टुकड़े आपके पास हैं, आप उतने टुकड़ों के मालिक हैं उस कंपनी के। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली किसी भी कंपनी का शेयर जो कि अगर एप्रिशिएट हो रहा है, उसका प्राइस जो है बढ़ रही है,
तो कंपनी भी बढ़ रही है, कंपनी का प्राइस भी, मार्केट कैपिटल भी बढ़ रहा है और आपका शेयर भी बढ़ रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। अगर कंपनी का जो प्राइस, शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कंपनी ने डिसाइड की कि अब जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं उनको हम डिविडेंड देते हैं, तो वो डिविडेंड आपको भी मिलेगा अगर आपने उस कंपनी का शेयर रखा हुआ है, उसी रेशियो में मिलेगा जितने रेशियो में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, अब इक्विटी कितने प्रकार के हो सकते हैं। ब्लू चिप कंपनी है। ब्लू चिप कंपनियां वो होती हैं जिनका टर्नओवर, जिनका मार्केट कैपिटल जो होता है 20,000 से ऊपर का 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटल होता है। ऐसी कंपनियों को हम ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। समझ में आया। दूसरा होता है मिड कैप कंपनियां, जैसे रिलायंस की। जैसे मैं ब्लू चिप की बात करूं तो रिलायंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ICICI बैंक हो गए, ONGC काइंड ऑफ कंपनियां हो गई। ठीक है, तो ऐसी ब्लू चिप बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको हम, जिनका टर्नओवर, जिनका मार्केट कैपिटल जो है 20,000 करोड़ से ऊपर होता है, उसको हम ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। मिड साइज़ या मिड कैप कंपनियाँ वो कंपनी होता है जिनका मार्केट कैपिटल जो है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में जिनका मार्केट कैपिटल होता है, उसको हम मिड साइज़ कंपनी कहते हैं। और स्मॉल साइज़ कंपनी उन्हीं को कहते हैं जिनका मार्केट कैपिटल का साइज़ जो होता है 5,000 करोड़ से नीचे का होता है, उन्हें हम स्मॉल साइज़ कंपनी कहते हैं। कुछ अनलिस्टेड कंपनी होती हैं। देखिए, जो कंपनियां अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो ऐसी कंपनियां भी, जैसे अमूल की बात करें, एक कॉरपोरेटिव कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, बट वो लिस्टेड नहीं है एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनी होती हैं। ठीक है, उनका शेयर जो है वो कंपनी बड़े बड़े पोर्शन में बांटती है और उन लिस्टेड नहीं होते, उनका शेयर्स ट्रेडिंग नहीं होता। ठीक है, और दूसरा होता है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, फॉरेन स्टॉक जो होता है, फॉरेन स्टॉक्स जैसे अगर आप अपने कंट्री की बात कर रहे हैं तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्री भी दूसरे कंट्रियों में भी शेयर्स हैं, उनकी कंपनियों का शेयर्स हैं, वहाँ लिस्टेड, उनके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू चैनल। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, AMCs होती हैं, जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, ये अपने कुछ फंड्स स्कीम्स लाते हैं, फंड की स्कीम्स लाते हैं। उन फंड्स में इक्विटी का एक्सपोजर होता है, तो हम उसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, वहीं पे आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ETF होता है। ठीक है, और ETF गोल्ड ETF होता है, इंडेक्स ETF होता है। तो इन ETF में भी सिल्वर ETF होता है, लिक्विड ETF होता है। तो ऐसे ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी होते हैं जो आप उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलावा इसके इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड बड़े बड़े इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में सेंसेक्स हो गया, और इवन निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स फंड हो गया। इवन आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाले जो कंपनियां हैं उनका फ़ंड हो गया। और बहुत सारे सेक्टर वाइज भी कंपनियां फ़ंड होते हैं, जिसमें आप जैसे फार्मा सेक्टर का फ़ंड हो गया, उसके इंडेक्स चलता है। ठीक है, उसी तरीके से आपको दूसरे सेक्टर का, जैसे ऑयल एंड गैस, एनर्जी सेक्टर का हो गया, इवन आपका रियल एस्टेट का हो गया, तो इस तरीके के फंड्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, ऑटोमोबाइल्स का हो गया, तो इन इंडेक्स में भी इनके फंड्स होते हैं। रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एक तरीका इन्वेस्टमेंट करने का, आप फिज़िकल परचेस कर सकते हैं। कोई लैंड एक्वायर करना है तो आप उसको परचेस कर लीजिए। रेसिडेंशियल या फिर कोई कमर्शियल शॉप वगैरह लेना है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फिज़िकल है, इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है और प्राइस का भी
आपको मतलब उसमें लिक्विडिटी का और प्राइस का, इवन आपका कैपिटल का भी आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड भी हैं, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम की भी, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी है, वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं ये, ठीक है। अलावा इसके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड इनकम वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो फिक्स्ड डिपॉजिट, ये एफडी है बैंक में 7% रिटर्न के साथ। रिकरेंट डिपॉजिट विथ आ बैंक, ये बिल्कुल एसआईपी जैसा है, म्यूचुअल फंड का एसआईपी जैसा है। इसमें आपको मंथली आपको एक फिक्स्ड अमाउंट या फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से आप अपना फंड वहाँ पे फ्रिक्वेंटली हर महीने डिपॉजिट कर सकते हैं। एंडोमेंट प्लांट, जिसमें मनी बैक पॉलिसी में मतलब आप जमा करते जाते हैं, फिर एक लमसम फंड जो है आपको वहाँ से निकाल सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें भी आपको जो है फंड आपको एक पीरियड में डालना होता है और इसका अप्रिसिएशन इंटरेस्ट के साथ फिर आपको रिटायरमेंट के समय या फिर बीच में भी आप निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें गर्ल्स के लिए या लेडीज़ लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक योजना गवर्नमेंट ने निकाली है, वहाँ पे भी आप अपने फ़ंड को डाल सकते हैं। सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम्स, ये जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए सेविंग्स स्कीम्स है, इसमें भी ठीक ठाक का इंटरेस्ट मिलता है 7-8%, 9% का, ठीक है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस में जमा करके आप भी कमा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में रिकरेंट डिपॉजिट भी कर सकते हैं। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट, कंपनियों में भी बहुत सारे फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स बाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, इवन बड़ी बड़ी कंपनियों के डिबेंचर बॉन्ड निकलते हैं, वहाँ से उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेप्ट म्यूचुअल फंड एक लाइक एफडी के समान ही होता है। इसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से जितना भी फंड डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसमें भी एक नॉमिनल मीन्स एक इंटरेस्ट काइंड ऑफ रिटर्न मिलते रहता है ईयरली, और जैसे कि इसमें 7%, 8% के आसपास डेप्ट फंड में इंटरेस्ट रिटर्न देखा गया है पिछले 10-20 सालों में, ठीक है। तो ये डेप्ट फंड है। डेप्ट फंड अपना फंड को सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, इवन बड़ी बड़ी कंपनियों के डिवेंचर्स और बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और इसमें और आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अलावा कमोडिटी गोल्ड सिल्वर में आप बाई कर सकते हो। गोल्ड सिल्वर के आप ETF में भी डाल सकते हैं, कमोडिटी के ETF में भी डाल सकते हैं। हाइब्रिड एसेट क्लास, ये मेरा फेवरेट है, हाइब्रिड एसेट क्लास। हाइब्रिड एसेट क्लास में क्या होता है, हाइब्रिड एसेट क्लास के जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसमें आपको इक्विटी का और डेप्ट फंड का दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है, दोनों का एक्सपोजर मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप दोनों का एक्सपोजर कितना % लेना चाहते हैं। देखिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ये तो क्लियर हो गया कि इसमें इक्विटी में भी लगेगा और डेप्ट फंड में भी लगेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे को 50% इक्विटी, 50% डेप्ट फंड में डालना है, ठीक है। या तो मैं चाहता हूँ कि 25% इक्विटी रहे, 75% डेप्ट फंड रहे, या फिर मैं चाहता हूँ कि 75% जो है वो इक्विटी रहे और 25% डेप्ट रहे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो इसमें क्या है कि आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। आपने अगर इक्विटी का 25% और डेप्ट फंड का आपने 75% का एक्सपोजर लिया तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलने वाला है 10 से 12%, ठीक। और अगर आपने 50-50 किया तो आपको मिलने वाला है 12 से 15-16%, इवन 18% तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर आपने
एक्सपोजर जो है इक्विटी में 75% रखा, तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट जो है आपके फेवर में रहा तो वहाँ पे आपको जो है 15% से 20-25-30% तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप एक्सपोज़र को बढ़ाते जाते हैं इक्विटी की साइड में, आपका रिस्क भी बढ़ता जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट जो है कम्प्लीटली जो है वो मार्केट के रिस्क पे है, ठीक है। इक्विटी मार्केट के रिस्क पे, अगर मार्केट नीचे आना शुरू हुआ तो आपका जितना ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी में रहेगा उतना आपका फंड जो है नुकसान देगा, नुकसान इन द सेंस रिटर्न कम देगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेफ जो है प्योर, अगर डेप्ट भी लेते हैं 100% अगर डेप्ट लेते हैं तो उसमें आपको 7% का रिटर्न मिलना है, जैसे कि फिक्स्ड एफडी में मिलता है 7%, 7.25%, 8%, ठीक है। इसके अलावा आप किस में कर सकते हैं, रेयर कॉइन्स में, आर्ट्स में और रेयर स्टैम्प। ये नॉर्मली जो है वो शौकिया लोग करते हैं, तो अभी हमारी कंट्री में इन चीज़ों का उतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है लोगों के बीच में, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ स्टाइल ही पूरा करने में जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो इन सारी चीज़ों में आर्ट्स वगैरह में क्या करेंगे, स्टैम्प वगैरह, रेयर स्टैम्प ढूंढते कहाँ लोग फिरते रहेगा, रेयर कॉइन चाहिए, मुग़ल काल का या फिर गुप्त काल का अगर कॉइन मिल गया आपको कहीं पे तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं। हाँ, अब आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड जो है एक कंपनी है जो पुल मनी जो है इन्वेस्टर का, बहुत सारे इन्वेस्टर का पुल मनी इकट्ठे करती है और उसको इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या शॉर्ट टर्म डेब्ट्स हो गए, इन सारी चीज़ों में हाइब्रिड काइंड ऑफ या मल्टी एसेट काइंड ऑफ सारे में मिक्स करके भी इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इज़ अ कंपनी दैट पुल्स मनी फ्रॉम many investor and invest the money in securities such as the stocks, bond and short term debt. टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक तो ओवरनाइट फंड होता है, आप बहुत ज़्यादा आपके पास फंड है और आप चाहते हैं कि ओवरनाइट का मेरे को फंड का एप्रिसिएशन मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में एक दिन के बिजनेस डे के लिए आप ओवरनाइट फंड को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप एक ओवरनाइट आप फंड को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इक्विटी फंड मैंने पहले भी बताया कि इक्विटी फंड में जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं उसका एक्सपोज़र मोस्टली जो है इक्विटी में होता है। इक्विटी मतलब शेयर्स में होता है, स्टॉक्स मार्केट में होता है। हाइब्रिड फंड बहुत अच्छी चीज़ होती है। हाइब्रिड फंड में अगर आपके पास लमसम कैपिटल है तो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप बेस्ट ऑप्शन आपके पास हाइब्रिड फंड का होता है। इसमें आपका एक्सपोजर इक्विटी का भी मिलेगा और आपको साथ में डेप्ट फंड का भी मिलेगा, इवन एफडी का भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है आप एफडी काइंड ऑफ है तो आप उसको मतलब इन्वेस्ट करके भूल जाइए, फिर लंबे समय के बाद आपको मैच्योरिटी के साथ वो फंड मिलता है। क्लासिफिकेशन ओपन एंडेड हो सकता है, जिसमें आप कभी भी अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं और मन किया आपको लिक्विडेट करने का तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड में एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका फंड जो है लॉक इन में चला जाता है। अगर आप बिफोर मैच्योरिटी या बिफोर टेन्योर कंप्लीट किए आपने उसको फंड को निकाला तो उसके लिए आपको पेनल्टी फी देनी पड़ती है। इंटरवल मतलब एक एसआईपी काइंड ऑफ है। आप चाहते हैं कि अपने फंड को मैं एक साथ इन्वेस्ट ना करूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपना अर्निंग को या अपनी जो सेविंग्स है वो मैं मंथली करना चाहूँ या 3 मंथ्स में क्वार्टरली करना चाहूँ या फिर मैं ईयरली करना चाहूँ, तो इस तरीके के इंटरवल के बाद अगर फंड को इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम इंटरवल फंड कहते हैं। तो सबसे पॉपुलर जो इंडिया में है एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसमें हमको मंथली इन्वेस्ट करना
ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या स्कीम मिल सकती है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी स्कीम्स होती हैं। तो मल्टी कैप फंड होता है, इसमें आपको आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरीके के कंपनियों का एक्सपोज़र मिलेगा इस तरह के फंड में। अगर आप इसमें कंफर्म है कि मार्केट में आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है अगले कुछ सालों में, तो आप इस तरीके के मल्टी कैपिटल वाले फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप वो होते हैं, लार्ज कैप में बड़ी कंपनियां जिसमें 20,000 से ऊपर का मार्केट कैपिटल होता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट डाउनवर्डली आता है और वहाँ से रिटर्न होता है, यू टर्न करता है, तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनियां मूव करती है। इसी को हम फोकस फंड भी कहते हैं। ठीक है, फोकस 30 फंड, जिसमें सेलेक्टेड लार्ज कैप की कुछ कंपनियों फोकस करके बनाया हुआ फंड रहता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है लार्ज कैप, मिड कैप। इसमें मंझोली कंपनी 5,000 से 20,000 के बीच का जो मार्केट कैपिटल है, ऐसी कंपनियाँ और लार्ज कैपिटल कंपनियों का फंड रहता है। मिड कैप में मिड कैप मतलब वही मैंने बताया 5,000 to 20,000 करोड़ कैपिटल वाली, मार्केट कैपिटल वाली कंपनियों का फंड होता है। स्मॉल कैप 5,000 से नीचे वाली जो मार्केट कैपिटल वाली कंपनियों का फंड रहता है। डिविडेंड यील्ड फंड, इसमें ऐसे कंपनियों का शेयर्स में एक्सपोजर होता है जो कंपनियाँ फ्रिक्वेंटली आपको डिविडेंड पे करती है। वैल्यू एडेड या कॉन्ट्रा फंड, जिसमें ये भी एक फंड है लार्ज टाइप के, जो कंपनियां का वैल्यूएशन देख के उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फोकस फंड मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो फोकस बड़ी कंपनियों का सेलेक्टेड जो कंपनियों उस पर बना रहता है फंड। सेक्टर वाइज या थीमेटिक जो फंड होते हैं, उसमें सेक्टर वाइज कंपनी, जैसे फार्मा कंपनियों का मैंने अगर इन्वेस्ट करना है तो फार्मा कंपनियां या एनर्जी सेक्टर या फिर ईवी सेक्टर हो गया या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, इस तरह के जो सेक्टर वाइज अगर फंड को आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको सेक्टोरियल फंड बोलते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसमें इक्विटी लिंक्ड रहती है, सेविंग स्कीम करते हैं। फ्लेक्सी कैप मतलब आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिलता है। अलावा इसके यहाँ पे डेप्ट स्कीम्स होती हैं, जो ओवरनाइट फंड को डाल के ओवरनाइट जो बेनिफिट लेना होता है, ऐसे फंड को हम ओवरनाइट फंड बोलते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, बट ये डेप्ट रहते हैं, सारे डेप्ट हैं। और ठीक है, इसमें आपको एक तरह से फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। और इसमें नॉर्मली बॉन्ड्स में और डिबेंचर्स में डेप्ट फंड बनाए जाते हैं, और इसमें रिस्क जो है काफ़ी लो रहता है। रिटर्न 5-6% से लेकर आपको 10% तक भी आपको देखने के लिए मिल सकता है ईयरली। ठीक है, तो ये प्योर रिस्क फ्री काइंड ऑफ फंड्स हैं। ओनली 2 रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है क्रेडिट रिस्क, जो कंपनी अगर कैपेबल नहीं है एक टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी के बाद आपको रीपे करने के लिए, उसको डिफाइन करते हैं हम क्रेडिट रिस्क से। और एक इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहता है, तो रिजर्व बैंक डिसाइड करती है कि जब भी आपका इंटरेस्ट रेट नीचे रहेगा तो आपको आपके कैपिटल में एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया लो ड्यूरेशन वाला। मनी मार्केट में भी मतलब ये भी डिबेंचर वाले बॉन्ड्स में है, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, डायनेमिक बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, यहाँ पे कंपनियों के बॉन्ड्स में लगाए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क बॉन्ड, तो ये क्रेडिट रिस्क मतलब ये क्रेडिट रेटिंग देख के इसमें बनाया जाता है फंड को। गिल्ट बॉन्ड में गवर्नमेंट के जितने भी आपके बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उसमें सिक्योरिटीज़ होते हैं, उसमें इस फंड को एक्सपोजर रहता है। फ्लोटर में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे बेस्ड रहता है फ्लोटर जो फंड होता है। हाइब्रिड फंड, अगर आप लमसम और बड़े अमाउंट को आप कैपिटल को वो लमसम डालना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है हाइब्रिड फंड है।
देखिए हाइब्रिड फंड में अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 10,000 रुपये पर मंथ मिलता रहे, ठीक है, या फिर 10,000 ही मान लेते हैं, मोटा मोटी मुझे 10,000 का फंड मिलता रहे, तो मुझे कितना रिटर्न वाला हाइब्रिड फंड लेना चाहिए, जो कि ये मेरी फाइनेंशियल सबसे पहले कैपिटल अगर मेरे पास 10 लाख है, मैं इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करूँगा जिसका रिटर्न ऑलमोस्ट 11-12% मिलता रहे, 10 से ऊपर रहे, 11-12% का रिटर्न आना चाहिए, ताकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल गोल की 10,000 रुपये पर मंथ की, वो मेरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे फंड में मैं डालूँगा। नॉर्मली ऐसा फंड का रिटर्न जो है वो डेब्ट हाइब्रिड फंड दे देता है, ठीक है, डेब्ट हाइब्रिड फंड दे देता है, जिसमें इक्विटी में एक्सपोजर अराउंड 25% का रहता है और बाकी डेब्ट फंड में 75% का एक्सपोजर रहता है, ठीक है। तो देखिए प्योर आपको फंड चाहिए तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड चले जाइए, जिसमें आपको सिर्फ डेब्ट फंड मिलेंगे। बैलेंस्ड फंड में आपको 50-50 के आसपास मिलेगा, 50% आपका इक्विटी एक्सपोजर रहेगा, 50% आपको बॉन्ड एक्सपोजर रहेगा। एग्रेसिव में थोड़ा इक्विटी साइड थोड़ा मेजर साइड रहेगा, मीन्स 65% और 35% आपका डेब्ट फंड रहेगा। डायनेमिक भी इक्विटी और बैलेंस फंड में 50-50 है। मल्टी एसेट मतलब इसमें बहुत सारे आपके एसेट इन्वॉल्व रहेंगे, आपको वहाँ पे कमोडिटी भी मिल जाएगा, गोल्ड सिल्वर ETF भी मिल जाएगा, अदर म्यूचुअल फंड्स होगा, ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा, इवन आपको इक्विटी भी मिल जाएगा, डेब्ट भी मिल जाएगा, सारे एसेट को मिला के मल्टी एसेट एलोकेशन कहते हैं। इसका भी रिटर्न ठीक ठाक रहता है, तो आपको AMC प्रॉपर AMC और उसका रिटर्न पास्ट रिटर्न देख के आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मल्टी एसेट में। और एक हाइब्रिड डेब्ट हाइब्रिड फंड में भी बहुत अच्छा फंड रहता है, ठीक है। और इसमें एवरेटाज मतलब 2 अलग अलग जो एक्सचेंज है, जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग प्राइस चल रहा है, तो उसका बेनिफिट मतलब जहाँ पे कम प्राइस चल रहा है वहाँ पे बाई किया जाता है और जहाँ पे ज़्यादा चल रहा है वहाँ पे सेल किया जाता है, और इस तरीके से उसका बेनिफिट लेके ऐसे फंड को चलाया जाता है, तो उसको आर्बिट्राज फंड भी बोलते हैं। और इक्विटी सेविंग्स यहाँ पे इक्विटी बॉन्ड्स और FD वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में आपको रिटायरमेंट, आपको अगर फंड चाहिए रिटायरमेंट के बाद, अगर मेरे को 60 साल 62-65 साल के बाद मेरे को एक लमसम अमाउंट चाहिए, या फिर मेरे को कंटिन्यूसली मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे को एक जो अमाउंट है वो मेरे डेली यूज़ के लिए मंथली चाहिए, तो उसे अकॉर्डिंगली मैनेज करना है उसको, तो हमको ऐसे स्कीम में फ़ंड में डालना पड़ेगा जो रिटायरमेंट के बाद मुझे मतलब 62-65 के बाद एक मंथली के रूप में वो रिटर्न मिलता रहे, तो उसको रिटायरमेंट फंड बोलते हैं। चिल्ड्रन फंड में आप शुरुआत से डाल सकते हैं, तो आने वाले समय में जब वो मेजर हो जाएगा तो उसे अपने एजुकेशन के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपने फ्यूचर्स के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ऐसे फ़ंड में डालना ठीक रहेगा। बच्चों के लिए, बच्चों को फ़ंड है, ठीक है, उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर में डाला गया। इसके अलावा आपको देखेंगे कुछ ऐसे स्कीम्स भी हैं, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, ETF हो गया, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फंड टू फंड मतलब आप डोमेस्टिक और ओवरसीज़ जो भी मार्केट हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड होते हैं और उनका भी अगर एक्सपोजर चाहते हैं तो आप ऐसे फ़ंड को चूज़ कर सकते हैं। अलावा इसके अगर आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड का एक AMC का किस मतलब एक म्यूचुअल फंड का जो मेन कंपोनेंट है किस तरीके से काम करता है, वो एक ग्राफ के अंदर में एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड जो होता है एक ट्रस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्टी होता है, तो ट्रस्टी में कौन उसके बेनिफिशियरी होते हैं, वो यूनिट होल्डर होते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है वो जो है बेनिफिशियरी होते हैं उस ट्रस्टी के, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, उस ट्रस्टी का एक स्पॉन्सर होता है। ये स्पॉन्सर मेन इनके पास
सेबी के कुछ रेगुलेशंस हैं, ट्रस्टी शायद 1960 के एक्ट के अनुसार, ट्रस्टी के जो रेगुलेशन है उसके अनुसार इनके पास एक पर्टिकुलर मेरे को इसमें एक पर्टिकुलर आपको कैपिटल जो है वो बतानी पड़ती है कि हमारे पास इतना कैपिटल। जैसे एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर रहेगा, ठीक है। तो वैसी टाइप का ये स्पॉन्सर एक मेन स्पॉन्सर होता है, ठीक है। वो स्पॉन्सर करेगा उस म्यूचुअल फंड को। तो जैसे उसके लिए एक ट्रस्टी रहेगा, ट्रस्टी के अंदर में फिर आपको एक एएमसी रहेगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही फिर म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, मीन्स उसका ख़रीदना बेचना। ये जो है ट्रांसफ़र एजेंट भी होता है, कस्टोडियन भी होता है। कस्टोडियन में आपको लॉकर की तरह है, कुछ बैंक्स हैं, ठीक है, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टाइप की कंपनियां होती हैं जो आपको सेफगार्ड, आपके जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है उसको सेफगार्ड की तरह रखती है। वो एक तरह से आपके यूनिट का गार्ड करती है। ट्रांसफ़र एजेंट अब जब भी बाई और सेल करते हैं तो उन एजेंट के थ्रू ही आपका बाई और सेल होता है। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ म्यूचुअल फंड्स का जैसे कैम्स होता है, के फिनटेक होता है, ठीक है। इस तरीके की जो कंपनियां होती है वो म्यूचुअल फंड का जो है रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र देखती हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को कंप्लीट सेफगार्ड करता है वो है सेबी है। सेबी मतलब सिक्योरिटी, सेबी करती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड सही है बॉस। आजकल तो बहुत एडवर्टाइज भी आता है टीवीज़ वगैरह में, ठीक है। रोहित शर्मा का आता है, सचिन तेंदुलकर, धोनी, इन सारे लोगों का म्यूचुअल फंड सही है। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का रजिस्ट्रार में कुछ जैसे रजिस्ट्रार हैं, केम्स है, के फिनटेक और साग इन्फोटेक्स है। कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जैसे एक्वाइट्स हो गया, एक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च हो गए, या फिर ब्रिक वर्क्स रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हुआ, केयर्स रेटिंग लिमिटेड हो गया, क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड हो गया, इकरा लिमिटेड हो गया, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड हो गई। ये सारी जो कंपनियां हैं वो डेप्ट फंड या डिवेंचर्स जो कंपनियों का रहते हैं उसको रेटिंग देती है, ठीक है। और क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट को देख के उसका डिवेंचर को रेटिंग देती है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सेक करके भी है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो म्यूचुअल फंड का कमीशन है वो डिसाइड करती है। कस्टोडियन कंपनी जैसे मैंने बताया आपको, एचडीएफसी बैंक्स हो गया, या फिर बीएनपी परिभाष हो गया। बीएनपी परिभाष जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका जो म्यूचुअल फंड है उसका कस्टोडियन है, ठीक है। एल्डरवाइज जो है वो नोवा म्यूचुअल फंड्स का, एल्डरवाइज म्यूचुअल फंड का वो कस्टोडियन है। आईएल और एफएस, ये भी बहुत सारी कंपनियों का है। एफएसएल है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी जो है कस्टोडियन है, ठीक है। तो ये था म्यूचुअल फंड का बेसिक चीज़ें जो हमको समझनी थी, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, मैं कुछ एफडी वर्सेस जो म्यूचुअल फंड है, एफडी वर्सेस डेब्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है, क्या प्रो एंड कॉन्स है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको अपने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड से संबंधित पहली वीडियो थी और आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का आपने सोचा हुआ है तो आपको आप कॉन्टेक्ट नंबर में कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।